हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी में हमें ने 3 जो पॉइंट थे, अपस्विंग एंड बूम, डाउन स्विंग एंड रेसेशन, क्रिसिस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि रिकवरी क्या होती है, जिसको हम पुनः उद्धार कहते हैं। हमने ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने हार्ट्रे के शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत के अंदर। उसमें आज रिकवरी के बारे में पढ़ते हैं कि रिकवरी क्या होती है। जब हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले वही प्रॉस्पेरिटी बूम की अवस्था में आता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस प्रोडक्ट की मार्केट क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। वो प्रोडक्ट मार्केट में उतना सेल नहीं हो पाता जितना वो पहले हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट आया था, लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद लोग उसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण क्या करा, लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दिया। पर जब लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद क्या हुआ, उन्हें उसमें कुछ लोगों को वो पसंद आया और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। जो जिन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों ने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की सेल कम हो गई। सेल कम होने से उसके क्या हो गए, ऑर्डर कम होने लगे। ऑर्डर कम होने से क्या होने लगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम बिकने लगा। अब देखा गया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना कम क्यों बिक रहा है, वो कौन कौन से रीजंस हैं, उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद देखा गया कि इस प्रोडक्ट में ये कमियां हैं। उन कमियों के लिए फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले गए। उन सॉल्यूशन के बेसिस पे क्या करा, हमने उसमें रिकवरी करने की कोशिश की। रिकवरी कैसे की गई कि उस प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी करने की कोशिश की, उसकी क्वांटिटी अच्छी करने की कोशिश की, उसके रेट जो है उसके रीजनेबल करने की कोशिश की, कि वो प्रोडक्ट क्या हो सके, मार्केट में फिर से अपनी ही एक प्रॉस्पेरिटी बूम की अवस्था में आ सके। वो प्रोडक्ट फिर से हमारा क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, पुनः उद्धार किया। अब इन्होंने बताया कि अवसाद काल जैसे जैसे बढ़ता है, बैंकों के पास नगद कोष भी बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, बैंकों के पास क्या होता है, जो नगद कोष होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस काल में व्यापारी अपने विक्रय आगम का भारी भाग बैंक ऋणों को वापस करने लगता है। इसमें क्या होता है, जो बैंक से लोन वगैरह ले रखे थे लोग, उनके लोन वगैरह क्या होते हैं, दोबारा से पेड किए जाते हैं और चुकता किए जाते हैं। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब बैंकों के पास इच्छित मात्रा से भी अधिक नकदी होती है। बैंकों को क्या था कि इतनी ज़रूरत थी, उन्हें उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, इनके पास कैश आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि कोई भी जो बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक को अगर हम देखें तो कॉमर्शियल बैंक के पास जितना हम जमा करते हैं, वो उसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट अपने पास रखता है और कुछ पार्ट क्या करता है, वो आरबीआई के पास देता है। पर उनके पास जब क्या होता है, जो लोन होता है, उस लोन को पेड किया गया है ज़्यादातर मेंबर्स के द्वारा, तो उनके पास क्या हुआ, अब कैश का रेशो जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया। कैश का रेशो बढ़ना स्टार्ट हो गया तो उनके पास क्या होता है, जितनी नीड होती है कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कैश हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने पास जो नगद कोष अनुपात होता है वो ज़्यादा रखने लगते हैं। अब क्या होता है कि नकदी उनके पास ज़्यादा हो जाती है, बैंक पुनः ब्याज की दर कम करके भूतकाल की भांति साख का विस्तार करने लगते हैं। फिर क्या करते हैं, जब वही कि बैंकों के पास अच्छी तरह से पैसे हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी कुछ, क्यों, क्योंकि उनका क्या हुआ, जिसने ऑर्डर ले रखा था उनकी सेल हो गई है प्रोडक्ट की, उनके पास फिर से ऑर्डर आ गए हैं, तो उन्होंने क्या करा, उस बैंक को जो लोन लिया था उसको पेड कर दिया पूरा का पूरा। और बैंक को जब उन्होंने लोन पेड कर दिया, बैंक के पास क्या हो गया, कैश ज़्यादा बढ़ गया। तो कैश ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो बैंक क्या करता है, वो ये कि किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा होती है तो वो क्या करता है, उसको कई बार लोन पे देने लगता है। फिर वो, और अगर नहीं है कि उसे लगता है कि जो पेड करने वाले हैं वो पेड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करता है, उन्हें नहीं देता। तो इस टाइम पे बैंकों के पास क्या होता है, साख का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। साख का बहुत ज़्यादा विस्तार होने से बैंक क्या होता है, पहले की भांति ही फिर से क्या करता है, अपने साख का क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साख का निर्माण स्टार्ट कर देता है, कि अपनी जो धन है उसको वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। इसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारी प्रयास करता है और धीरे धीरे आर्थिक धंधा जो होता है वो जोर पकड़ने लगता है। जो हमारा बिजनेस का जो ट्रेड साइकिल का जो सिस्टम होता है, कि उसमें क्या होता है, वही प्रॉस्पेरिटी बूम वगैरह जो आती है, वो अपनी क्या होता है, एक लाइन पे आ जाता है, एक सिस्टमेटिक वे को वो पकड़ लेता है और पुनः उत्थान फिर से आरंभ हो जाता है। इस तरह उतार चढ़ाव का एक चक्र पूरा हो जाता है। अब देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी थी, इसमें यही बताया कि अप स्विंग होएगा, बूम होएगा, डाउन स्विंग होएगा, रेसेशन होता है,
क्राइसिस होती है, रिकवरी होती है, और ये क्या होता है, जो ट्रेड साइकिल का एक कंप्लीट चक्र हो जाता है। और विस्तार की संचयी प्रवृत्ति पुनः नए सिरे पर पहुंच जाती है, और फिर से क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो एक क्या होता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाता है। अब हार्ट्रे क्या कहते हैं, इस प्रकार हार्ट्रे का जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा जाता है कि हार्ट्रे की थ्योरी बताइए आपकी क्या होता है। इस प्रकार हार्ट्रे के अनुसार मूलतः बैंक साख की अस्थिरता ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी होती है। व्यापार चक्र के लिए क्या होती है, जो बैंक साख होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, तो उसमें क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपना इम्पोर्टेंस रोल निभाती हैं। यदि इस अस्थिरता को ही समाप्त कर दिया जाए तो बैंक चक्र, व्यापार चक्र भी स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जो ये अस्थिरता आई है, ये इनबैलेंस आया है कि प्रोडक्ट में कमी कर दी है कई बार, ठीक है, बैंक ने क्या करा, जो लोग हैं उसके लोन को पेड नहीं कर पाए हैं टाइम के अंदर, तो बैंक ने लोन देना बंद कर दिया, या लोन देने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो एक ट्रेड साइकिल नहीं हो पाएगा। तो किसी भी ट्रेड साइकिल के लिए क्या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी बताई है, सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं बताई हैं। उन आलोचनाओं में फर्स्ट है अनरियलिस्टिक, ये क्या है, अवास्तविकता बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ झूठ होता है। अवास्तविकता में क्या बताया कि सांख्यिकी अध्ययन इस मत की पुष्टि नहीं करते हैं कि ब्याज की नीची दरें व्यापारियों को अधिक, जो हमारे स्टेट में जो हमारा डाटा होता है वो ये नहीं बताता कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं ये एक फ्रॉड है। अगर किसी को लेना है और किसी को नीड है तो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो वो लेगा, फिर उसको चाहे वो अपना होम लोन ले, वो उसमें वो गोल्ड लोन ले, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो हमारा स्टेट है का जो डाटा होता है वो इस चीज़ें नहीं बताता कि ब्याज की नीची दरें व्यापारी को अधिक स्टॉक बनाने की दिशा को प्रोत्साहित करती हैं। वो क्या करेंगे, वो ब्याज, ये क्या कहते हैं कि जो हमारी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें तो लोग ऑर्डर बहुत ज़्यादा देना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो हम लोन लेंगे और लोन देके पूरा का पूरा ऑर्डर देंगे और मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉक तो वास्तव में यह देखकर बनाए जाते हैं कि स्टॉक को लाभपूर्ण कीमतों पर, बल्कि ये कहा जाता है कि स्टॉक तो इसलिए मंगाया जाता है कि इससे हम क्या करें, प्रॉफिट कैसे गेन कर सकें, कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे अपना बेनिफिट ले सकें। यदि व्यापारियों को यह विश्वास हो जाए कि भविष्य में वस्तुओं का मूल्य अधिक ऊंचा हो जाएगा तो भले ही ब्याज की दरें ऊंची हों, वे स्टॉकों में भी वृद्धि कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, वो भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ही बढ़ जाए पर वो क्या कर देंगे, स्टॉक में भी अपने वृद्धि कर देते हैं। इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्यों की गिरने की आशा रहती है, इन फ्यूचर क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो नीची ब्याज की दर पर भी व्यापारी अधिक स्टॉक नहीं रखते। कई बार क्या लगता है कि अगर लग रहा है व्यापारी को, नहीं, कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीद ले बेनिफिशियल होगा, पर कई बार हमें ऐसा भी तो लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट तो मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा, इसीलिए इसके प्राइस कम हो रहे हैं, होता है ना ये ऐसा। तो जब ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं तो हम उसमें भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्यों की गिरने की आशा होती है, कई बार होता है हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इसलिए बिक रहा है ज़्यादा कि इसके क्या हो रहा है, प्राइस डाउन होने वाले हैं मार्केट में। अब आप देख रहे हो विंटर्स का सीज़न है, विंटर्स के सीज़न में पता है कि अब जो है वूलन क्लॉथ की ज़्यादा नीड होगी हमें एज़ कम्पेरिजन क्या समर के। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे गर्मियों के जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, वो सस्ते दाम पे मिलेंगे तो हम इतने नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि हमें स्टॉक थोड़ी करना है। वो क्या करेंगे, उस स्टॉक को निकालने की कोशिश करते हैं, वो उसको कम प्राइस पर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्यों के गिरने की आशा होती है तो नीची ब्याज की दर पर भी व्यापारी अधिक स्टॉक अपने पास इकट्ठा नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि अब तो जब भले ही महंगा होगा कुछ न्यू तो आएगा, कम से कम हम जब नया आएगा हम नया खरीदेंगे, अभी हम इसको क्यों खरीदें। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही यह बताया गया है कि ये एक अवास्तविकता है। ऐसा नहीं है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कम होगा
तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा बोलेंगे। ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट सेल होगा तो उसे लोग उसका ऑर्डर देते हैं, और लोगों को लगता है नहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में आगे जाके इसके रेट डाउन होने वाले हैं, तो वो ऑर्डर नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है। थैंक यू।